वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट्स ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बच्चों, चैप्टर नंबर 1 to 6 जियोग्राफी क्लास 7 का मैं ऑलरेडी अपने चैनल में करा चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा है, चैनल को विजिट करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। उसमें मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें जियोग्राफी के क्लास 7 के सारे चैप्टर्स होंगे। और अगर आप इसके आगे के चैप्टर देखना चाहते हैं और पहले के सारे देख चुके हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका चैप्टर नंबर 8 भी मिल जाएगा जो मैंने करा दिया है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बहुत ही अच्छे से एक वीडियो के अंदर ही वेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी कि मानवीय पर्यावरण, मतलब इंसानों का एनवायरनमेंट के साथ कैसा टैकल था पहले और आज। सेटलमेंट यानी कि बच्चों वो रहना कैसे चालू करे, किधर पे वो थोड़े समय के लिए रहते हैं, किधर पे वो परमानेंटली रहते हैं। जैसे हम लोग हैं ना, एक घर के अंदर ही परमानेंट रहते हैं, ऐसा तो करते नहीं है कि आज इस सिटी में रहें कल उस सिटी में रहें, है ना। तो ऐसा है, सेटलमेंट पढ़ेंगे। लास्ट में ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे बच्चों एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को आपको मैं बहुत अच्छे से लास्ट में ही एक्सप्लेन, मतलब इस चैप्टर में एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, चैप्टर नंबर 1 में हमने ये पढ़ा है, यहाँ पे लिखा है चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा कि अर्ली ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट एंटायरली ऑन नेचर। बच्चों, चैप्टर नंबर 1 में हमने जो पढ़ा था, जो एनवायरनमेंट चैप्टर था, कि पहले के जो लोग होते थे, पहले के अर्ली मैंस जिसको हम कहते हैं, वो पूरा का पूरा नेचर पे वो डिपेंड रहते थे कि नेचर ही उन्हीं को खाने को देगा, नेचर ही उनको पहनने को देगा और नेचर ही उन्हें शेल्टर देगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ आपको कि नेचर से फल फ्रूट खाना या फिर किसी जानवर का शिकार करके खाना, ये हो गया नेचर फूड। फिर क्लॉथिंग बच्चों, वो लोग पत्ते और क्या क्या तो पहन के रहते थे, आपने कई मूवीज़ में देखा होगा। इसके बाद शेल्टर यानी कि गुफाओं में रहना, पेड़ों के नीचे रहना, ये उनको शेल्टर भी देता था। तो मतलब पहले के लोग कैसे रहते थे, पूरा का पूरा डिपेंड रहते थे अपने नेचर के ऊपर। मदर नेचर ही जो देती थी उससे ही वो अपना गुजर बसर करते थे। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। आगे देखिए, बट द टाइम दे लर्न न्यू स्किल एंड ग्रो फूड, बिल्ड होम्स एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बच्चों, जैसे जैसे उनको समझ में आया चीज़ें, धीरे धीरे वो सीखने लगे, तो उन्होंने खुद के लिए खाना बनाना स्टार्ट कर लिया, यानी कि फूड को ग्रो करना चालू कर दिया। जैसे गेहूँ, चावल, इन सब की खेती करनी चालू कर दी। अब इसका हमको एक बहुत ही बड़ा किसमें मिलता है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम कहते हैं, उसमें भी हमको अनाज की खुदाई में अनाज मिला था। तो लोगों ने धीरे धीरे अपनी स्किल सीखी और फूड को खुद ही उगाना चालू किया, घर बनाने चालू किए। और ट्रांसपोर्ट मतलब जैसे जानवरों द्वारा पहले माल यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाता था, उसके बाद व्हील का इन्वेंशन भी उन्होंने ही किया, ठीक है। फिर उन्होंने अपने आप को, मतलब एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश करी, ठीक है। अब देखिए, सेटलमेंट्स आर द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर homes. Early human beings lived on the tree in caves. When they started to grow crops, it became necessary to have them permanent house. बच्चों, ये लाइन बहुत अच्छे से सुनिएगा। सेटलमेंट्स मतलब उन लोगों का बसेरा। सेटलमेंट्स का मतलब होता है जब कोई भी व्यक्ति अपना बसेरा रख लेता है किसी भी जगह पे। लेकिन जो पहले के लोग थे ना, वो ऐसा नहीं करते थे। आपने हिस्ट्री में शायद एक चैप्टर पढ़ा हो, नोमैडिक सोसाइटी, यानी कि एक तरह के लोग होते हैं नोमैड्स जिसको हम कहते हैं। वो मतलब उनको हिंदी में हम कहते हैं आवारा। जैसे कभी एक जगह पे रहना है, कभी दूसरी जगह पे रहना है, कहीं पे मूव कर देना है, ऐसे टाइप के लोग होते थे। लेकिन जब वो लोग खेती बाड़ी करना स्टार्ट करे, जब वो लोग खेत छोड़ के तो जा नहीं सकते। देखिए बच्चों, जैसे एक पहाड़ है, यहाँ पे नोमैड्स लोग रहते थे, मतलब आवारा लोग रहते थे, ठीक है, जनजाति के लोग। अब यहाँ पे कुछ समय पे रहते थे, फिर यहाँ आ जाते थे, फिर यहाँ आ जाते थे, ऐसे करके अपनी जगह छोड़ छोड़ के दूसरी जगह रहते थे। लेकिन जब उन लोगों ने खेती करनी स्टार्ट करी, एक खेत को जोत के उसमें अच्छे से फसल उगाने लगे, तो उसके बाद उसको खेत को छोड़ के जाना उनके लिए इम्पॉसिबल था। बिकॉज अगर वो खेत के छोड़ के जाते तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए खेत के आसपास उन्होंने अपना प्रॉपर घर बना करके सेटलमेंट रहनी चालू करी। मतलब वो लोग अपना पक्का मकान बनाने लगे। पक्का मकान ऐसा मत समझिएगा कि उस समय के लोग सीमेंट या ईंटे से बनाते थे। पक्का मकान का मतलब बच्चों वहाँ पे परमानेंट रहना चाहे वो लोग, ठीक है। और बच्चों वो वैसी जगह पे रहते थे जहाँ पे पानी अवेलेबल हो, लैंड्स फर्टाइल हो। मतलब देखिए, ये लाइन से पढ़ते आ जाएगा समझ में। द सेटलमेंट ग्रो नियर द रिवर वैली एज वाटर वॉज अवेलेबल द लैंड। और बच्चों जो वहाँ पे रहते थे ना, वो ज़्यादातर सेटलमेंट ऐसी जगह पे करते थे जो किसी नदी के किनारे हो, ठीक है। नदी के किनारे होने की वजह इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे वाटर उनको इजीली मिल जाता था। वहाँ की ज़मीन क्या होती थी, फर्टाइल होती थी, यानी कि अनाज उगाने के लिए उपजाऊ होती थी। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर सेटलमेंट्स, फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैली। बच्चों देखिए, जैसे जैसे लोगों को ये समझ में आया कि हम जो खाना
उगाते हैं ना वो हम बेचना चाहें तो लोगों को बेच भी सकते हैं, क्योंकि कई जगह लोग ऐसे भी रहते थे जहाँ पे ज़मीन उतनी उपजाऊ नहीं रहती थी और वो लोग खुद का खाना नहीं उगा सकते थे। तो इन लोगों ने समझा कि यार हम तो ट्रेड कर सकते हैं, बेच सकते हैं, इसलिए भी नदी इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज नदी एक शहर से दूसरे शहर जाने का बहुत ही अच्छा साधन होती है। आगे पढ़ते हैं। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। बच्चों सेटलमेंट्स दो तरीके हो सकते हैं। सेटलमेंट यानी कि बसेरा, कि जैसे एक परमानेंट सेटलमेंट होता है और एक टेम्परेरी। जैसे मैंने आपको बताया टेम्परेरी सेटलमेंट क्या होता है, एक जगह से दो जगह जल्दी जल्दी मूव करते जाना, ठीक है। आज आप इस सिटी में रह रहे हो, अचानक से आप उसमें चले गए, फिर तीसरे में चले गए, इसको हम कहते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट, मतलब किसी जगह में टेम्परेरी रहना। और परमानेंट सेटलमेंट कैसे कहते हैं बच्चों, कि आपने एक अपना घर बना लिया किसी सिटी में, मुंबई, दिल्ली, जहाँ भी आप रहते होगे वहाँ पे आपने एक घर बना लिया और वहीं पे आप सालों सालों रहे। सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी। बच्चों वही बात लिखी जो मैंने आपको बताई है, जो थोड़े समय के लिए आप रहते हो उसको टेम्परेरी कहते हैं। और जो आप और ये ज़्यादातर होता है डीप फॉरेस्ट में, ठंडी जगहों में और माउंटेन्स में, ठीक है। और परमानेंट सेटलमेंट हम उसको कहते हैं जो एक पीपल अपना होम बनाते हैं और उसमें बहुत समय तक रहते हैं, ठीक है। एक ये ब्लू कलर का बॉक्स होगा, डिड यू नो वाला, इसको पढ़िए। द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप इट्स कॉल्ड अ साइट। बच्चों जहाँ पे भी बिल्डिंग होती है या फिर जहाँ पे लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं ना, उस जगह को हम साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? साइट, मतलब SITE, उसको हम कहते हैं साइट। और साइट बच्चों डिसाइड कैसे की जाती है? साइट डिसाइड की जाती है 3-4 चीज़ों को देख करके, जैसे फेवरेबल क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सूटेबल लैंड एंड फर्टाइल सॉइल। अब मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे अगर अपने लिए घर बनाने के लिए जाओगे तो आप क्या देखोगे कि वो जगह बहुत ज़्यादा ठंडी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है ना। वहाँ का वातावरण जो है आपके रहने के योग्य होना चाहिए, तभी तो आप कर लोगे वहाँ पे। उसके बाद आप देखोगे कि वहाँ पानी आता है, अगर पानी नहीं आएगा तो आप वहाँ पे घर ही नहीं लोगे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी लोग देखते थे सेटल होने से पहले, मतलब। और तीसरी चीज़ है सूटेबल लैंड, वहाँ क्या ज़मीन अच्छी है, पथरीली तो नहीं है। और फर्टाइल सॉइल, यानी कि जो ज़मीन है वो उपजाऊ है, वहाँ अनाज हम उगाएंगे तो उग जाएगा क्या। तो लोग इसी हिसाब से नदियों के किनारे बसते थे, ठीक है। मतलब जहाँ की ज़मीन ये सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी ना, वहीं पे लोग रहना चालू करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। इट वॉज मैरीज बर्थडे। बच्चों ये पूरी ना एक स्टोरी लिखी हुई है, तो ये मैं फ़िलहाल नहीं पढ़ रहा हूँ बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए इसके ज़रिए NCERT आपको समझाने की कोशिश कर रही है जो वो समझाना चाहती है। जैसे सेटलमेंट कम्युनिकेशन, इसके बारे में NCERT आपको समझाना चाहती है, बट यही स्टोरी का उपयोग करके मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। तो ये स्टोरी पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आप और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला बॉक्स, ग्लॉसरी। ट्रांस ह्यूमंस। बच्चों ट्रांस ह्यूमंस क्या चीज़ होती है? इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रेयर एनिमल्स मूव टू सर्च ऑफ न्यू पैस्टर्स अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ सीजन। बच्चों देखिए समझिए कि सीज़न बदलता है। फॉर एग्जाम्पल आप रहते हो यहाँ पे बरसात के सीज़न में, ठीक है ना, आप यहाँ पे बरसात के सीज़न में रहते हो। अब ये जगह ऐसी है बच्चों कि बरसात के सीज़न में तो अच्छी जगह है, बट ये गर्मी में उतनी अच्छी जगह नहीं रह जाएगी, या फिर ठंड में उतनी जगह नहीं रह जाएगी। तो जब ठंड आती है ना तो आप अपने जानवरों को लेकर के एक दूसरी जगह पे जाते हो, खोज करते हो, ठीक है। और जो भी आपके पास भेड़ बकरी है आप उसको चराते चराते हर जगह पे आप एक जगह पे ढूंढना चाहते हो जहाँ पे आप ठंड काट सको। फिर वहाँ से आप गर्मी के लिए हो सकता है आप तीसरी जगह पहुँच जाओ, फिर गर्मी से वापस बरसात के लिए दूसरी जगह पहुँच जाओ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांस ह्यूमंस, जो सीजनल मूव करते हैं, मतलब हर एक सीज़न में मूव कर सकते हैं। या तो गर्मी में मूव करेंगे, तो ठंड में, तो बरसात में, ऐसा कोई सीज़न लिखा नहीं है, बट वो सीजनल मूव करते हैं। लेकिन जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो नोमैड्स होते हैं, नोमैड्स, है ना, अपन के हिस्ट्री 7th क्लास में है नोमैडिक सोसाइटी। जो नोमैड्स होते हैं ना बच्चों, वो सीज़न का वेट नहीं करते मूव करने के लिए। उनको अगर आज मूव करना है ना तो वो आज मूव करेंगे, आज इधर रहेंगे, कल उधर रहेंगे, फिर परसों तीसरी जगह में चले जाएंगे। जो बिना किसी सीज़न के मूव करते हैं ना उसको हम कहते हैं नोमैड्स, और जो सीज़न का इंतजार करके सीज़न टू सीज़न मूव करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांस ह्यूमंस। आगे पढ़ते हैं। ये पूरी अपनी वही स्टोरी लिखी हुई है, ठीक है। देखिए
From the above conversation, we can identify two different pictures of settlement, the rural and the urban settlements. बच्चों देखिए, ऊपर हमको स्टोरी बताई है और बताया गया है रूरल सेटलमेंट एक चीज़ होती है और एक होती है अर्बन सेटलमेंट। अब आप रूरल सेटलमेंट से साफ समझ रहे होंगे, रूरल मतलब गांव और अर्बन मतलब शहर। ठीक है, दो तरह की सेटलमेंट होती है, कुछ लोग गांव में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग शहर में। द विलेज आर रूरल सेटलमेंट। देखिए जैसे मैंने बताया था, विलेज यानी कि गांव रूरल सेटलमेंट के अंतर्गत आता है। वेयर पीपल आर एंगेज इन एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। बच्चों यहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी व्यक्ति है वो फॉरेस्ट को रहने चुनता है, मतलब मान लीजिए विलेज में रहना चाहता है, वो कहलाएगा रूरल सेटलमेंट। और वहाँ के मुख्य काम होते हैं बच्चों फिश पकड़ना, मतलब जहाँ वहाँ पे तो यही चीज़ें होंगी, नदी होगी, खेती बाड़ी होगी, तो उनका मेन काम होता है एग्रीकल्चर करना, फिशिंग करना, फॉरेस्ट्री यानी कि जंगलों से काट करके अपना जीवन यापन करना। ठीक है, क्राफ्ट्स भी करते हैं, मतलब मटके वटके भी बना लेते हैं वो लोग इस तरह के, ट्रेडिंग भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं। रूरल सेटलमेंट कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज क्लोजली बिल्ड एरिया ऑफ डेलिंग वेन एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। बच्चों देखिए, इसमें भी दो तरह के होते हैं। अब गाँव में कोई व्यक्ति रहता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन करते हैं बात गाँव की, मतलब रूरल। देखिए, जो रूरल एरिया होता है वहाँ पे दो तरह के लोग रहते हैं। एक होता है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है, जो ऊपर फोटो में दिया हुआ है। एक होता है स्कैटर्ड। अब बच्चों कॉम्पैक्ट स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए एक जगह है, जो हमने कल पढ़ा था ना पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पे वही वाली बात आ जाती है। अगर एक जगह है, यहाँ पे काफ़ी पास पास पे घर है, ठीक है। अब यहाँ पे तो बहुत पास पास में घर है, बिकॉज यहाँ की ज़मीन क्या है, फ्लैट है। ठीक है, कोई ऊंची तिरछी तो है नहीं कि यहाँ पे घर नहीं होगा, ऊपर घर होगा, नीचे घर होगा, है ना। तो जो ऐसी जगह होती है ना फ्लैट घर में, तो फ्लैट ज़मीन में, तो वहाँ पे बहुत सारे घर आसपास बन जाते हैं। जैसे हमारा मोहल्ला होगा, आपके आजू बाजू भी काफ़ी सारे घर होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ये लेकिन हम गाँवों की बात कर रहे हैं, ये हम शहरों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों होता है एक स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब ये होता है कि एक ज़मीन में ना बहुत दूर दूर घर होता है, और ये ज़्यादातर इसलिए होता है बच्चों कि प्लेन नहीं होता। आप अगर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट ऊपर वाली पिक्चर को देखोगे तो वो एकदम फ्लैट सरफेस है, फ्लैट जगह है, ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे स्कैटर्ड सेटलमेंट को देखोगे तो देखिए ऊपर नीचे इस टाइप की ज़मीन है, तो बीचों बीच तो किसी घर नहीं बन सकता, गिर जाएगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्कैटर्ड। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई थी। इन रूरल एरिया पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट देयर एनवायरनमेंट इन रीजन्स। बच्चों देखिए, वो लोग भी ना अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ही घर बनाते हैं। कैसे, आगे पढ़ते हैं। ऑफ हैवी रेनफॉल दे स्लैंटिंग रूफ्स। देखिए, अगर किसी गांव में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वो अपना कुछ इस टाइप का छत बनाएंगे। ठीक है, इस टाइप का छत इसलिए बनाएंगे, इसको हम कहते हैं स्लैंटिंग। क्या कहते हैं, स्लैंटिंग, ये लिखा हुआ है। स्लैंटिंग बनाएंगे इसलिए बनाएंगे क्योंकि अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी गिरता है तो पानी बह जाएगा, इससे क्या होगा बच्चों, उनकी छत नहीं चुएगी। लेकिन अगर वो लोग अगर फ्लैट छत बना देंगे ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी भरने के कारण उनकी छत चूने लगेगी। छत चूने का मतलब आप समझते होंगे। चलिए, और प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन द हैवी रेनफॉल। बच्चों ये वही बात है जो मैंने आपसे बताई कि अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो इसलिए वो लोग स्लैंटिंग रूफ बनाते हैं, स्लैंटिंग छत बनाते हैं, यानी कि जो ए शेप की छत होती है। ठीक है, उससे पानी रुकता नहीं है और पूरा गिर जाता है। ये देखिए यहाँ पे भी टीन लगी हुई छत में ताकि पूरा पानी बह जाए। आगे, थिक मड वॉल्टेड हाउस विद द थैस्ट रूफ आर वेरी कॉमन इन एरिया हॉट क्लाइमेट। देखिए बच्चों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तो बारिश होती है वहाँ पे तो स्लैंटिंग रूफ बन जाती है ताकि पानी क्या हो जाए, यहाँ वहाँ से एक्यूमुलेट ना हो और बह जाए। ठीक है, लेकिन किसी गांव में अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे राजस्थान का एरिया है, तो वहाँ पे बच्चों ऐसे घर बनाए जाते हैं जिनकी वॉल में बहुत बहुत थिक मिट्टी लगी होती है। थिक क्या होती है, मिट्टी, मड लगी होती है। क्योंकि मड बच्चों आपने कई बार सुना होगा ठंडी होती है, उसका नेचर क्या होता है, ठंडा होता है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, जो अपने घर में मटके रखे होते हैं ना, मटके में जब हम पानी भर देते हैं तो कितना ठंडा ठंडा लगता है। इसी हिसाब से, इसी तरह से वो होता है। अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, स्लैंटिंग रूफ, एंड गर्मी होती है, तो क्या होता है, मड यानी कि मिट्टी लगी होती है दीवारों पे। लोकल मटेरियल लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ एक्सेट्रा आर यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउस। और बच्चों घर कैसे बनाते हैं वो लोग, अपन जैसे घर बनवाते हैं, अपन कैसे बनाते हैं, ईंट, गिट्टी और बालू और सीमेंट, ये सब चीज़ों से बनाते हैं। लेकिन वो लोग का अलग रहता है, वो लोकल चीज़ों से बनाते हैं, जो चीज़ उनके गांव में मिल जाए। तो वो चीज़ कौन सी होती हैं, लोकल मटेरियल, जैसे पत्थर हो गए, मड यानी कि कीचड़, मिट्टी का मतलब मिट्टी को जब हम पानी डालते हैं उसको मड हो जाता है, कीचड़ टाइप का, क्ले हो जाता है। और ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, इन सबको मिला करके हाउस यानी कि घर बनाए जाते हैं।
द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्जर। देखिए अब यहाँ पे आ जाती है बात शहरों की बच्चों। शहरों में टाउन्स जो होता है ना वो स्मॉल होता है, ठीक है, और सिटीज़ जिनको कहा जाता है वो बहुत बड़े होते हैं। ये होते हैं अर्बन सेटलमेंट के अंदर। अर्बन मतलब बच्चों शहर, शहर का दोनों भाग है, टाउन एंड सिटी दोनों शहर का ही भाग है। हिंदी में अपन क्या कहते हैं, शहर, और शायद मेरे हिसाब से टाउन को नगर कहते हैं, ऐसा कुछ है। तो बच्चों टाउन जो होता है ना वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, सिटीज़ बड़ी होती हैं अर्बन सेटलमेंट के अंदर। इन द अर्बन एरिया द पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चर, ट्रेडिंग एंड सर्विस। नेम सम ऑफ द विलेज टाउन। बच्चों ये आपके लिए बोला गया है कि आप ऐसे कोई अपने आसपास के विलेज यानी कि गाँव देखिए, टाउन्स देखिए एंड सिटीज़ देखिए अपने स्टेट्स की, और उनका नाम लिखिए, है ना। और बाकी जो ऊपर बात लिखी हुई है, आप ऊपर बात ये है कि यहाँ के लोग मैन्युफैक्चरिंग यानी कि चीज़ों का उत्पादन करने में, ट्रेडिंग यानी व्यापार, और सर्विसेज देते हैं। जैसे कि जॉब्स होती है ना बच्चों, जॉब ज़्यादातर कहाँ होगी, शहरों में होगी, तो वो लोग सर्विसेज देते हैं। आपने किसी से कोई सर्विस ली, उसके बदले में आपने उसको पैसा दिया, तो ये होता है सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट। बच्चों ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट को हिंदी में हम कहते हैं यातायात, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक किसान को अपने गांव में उसने फॉर एग्ज़ाम्पल चावल उगाए, अब उस चावल को उसको गांव से शहर पहुंचाना है, तो वो कैसे पहुंचाएगा। अब उसको मान लीजिए 100 किलो चावल लेकर के गांव से शहर में आना है, तो वो कैसे आएगा, अपने पीठ पे तो लाद के लाएगा नहीं। और उनके पास हो सकता है बहुत बड़े बड़े साधन भी ना हो, बस ट्रक ये सब नहीं हो, तो वो लोग पता है क्या करेंगे, वो लोग बैल या फिर गधे या डंकी जिसको हम कहते हैं, इनकी पीठ पर वे काफ़ी सारे बोझा को लाद करके इसको शहर की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। आपने एक बैलगाड़ी का नाम सुना होगा, वो भी इसीलिए उपयोग में लाई जाती है। चलिए, ट्रांसपोर्ट इज मीन बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। बच्चों देखिए, गुड्स उस चीज़ का नाम होता है जिस चीज़ को बेचने के लिए ले जाया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपसे बताया था ना, चावल है, चावल को अगर गांव से शहर मूव करना हो तो वो चावल भी इधर पे गुड्स ही कहलाएगा, ठीक है। इन अर्ली डेज इट टूक अ डील ऑफ टाइम एंड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, पीपल हैड टू वॉक एंड यूज एनिमल टू कैरी देयर गुड्स। बच्चों देखिए, पहले के समय में क्या होता था, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस होती थी। अगर एक जगह से दूसरी जगह हमको कोई चीज़, गुड्स मतलब बेचने वाला कोई भी सामान पहुंचाना है, तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, और लोग या तो उसको पैदल लेके जाते थे या तो जानवरों की मदद से यहाँ से वहाँ पहुँचाते थे। एक आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक जानवर की मदद से सामान यहाँ से वहाँ ले जाया जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर। और बच्चों जब अर्ली ह्यूमन ने, आदि मानव ने व्हील का इन्वेंशन किया, मतलब पहिए का इन्वेंशन किया, पहिए के इन्वेंशन के कारण बच्चों क्या हुआ, जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी इजी हुआ। मतलब जो जानवरों को बच्चों आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन पहियों के कारण हाथ गाड़ी बनाई जाने लगी। हाथ गाड़ी मतलब अब कोई इंसान है ना, इंसान जानवरों के साथ तो चलेगा ही, लेकिन अब क्या है, अकेला इंसान भी हाथ गाड़ी के ज़रिए बहुत सारा सामान रख के उसको ढकेल करके भी यहाँ से वहाँ ले जाता है। एक बेसिक मैंने आपको यहाँ पे हाथ गाड़ी का बना के दिखाया है। यहाँ पे पकड़ने का हैंडल है, यहाँ पर ये लगे हुए हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारा सामान लाद करके एक इंसान ही ले जाया सकता है, और ये व्हील के कारण हुआ। इन आवर कंट्री डोंकी, म्यूल्स, बुलडॉग एंड कैमल्स आर कॉमन इन एंडस माउंटेन ऑफ साउथ। बच्चों देखिए, हमारे देश में डंकी यानी कि गधे, म्यूल्स बच्चों याक की एक प्रजाति होती है, उसका नाम म्यूल्स है, बुलडॉग्स यानी कि बच्चों बैलगाड़ी, और कैमल्स यानी कि ऊँट, ये सब काफ़ी कॉमन है, हमको देखने के लिए मिलता है, जो सामान यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, ठीक है। आगे, ठीक है, कुछ ज़्यादा बच्चों ऐसा नहीं है, एक स्टोरी टाइप का है। बच्चों देखिए, आज के ज़माने में ट्रांसपोर्ट इतना इजी हो गया है कि अगर हमको यहाँ से यूरोप जाना है, देखिए यहाँ यूरोप भी लिखा है, इंडिया टू यूरोप जाना है ना, तो हमको हो सकता है 6 से 8 घंटे ही लगे। लेकिन बच्चों पहले हमको ना, अगर एक इंडिया के ही एक शहर से दूसरे शहर अगर जाना होता किसी जानवर को लेकर के या फिर अकेले, है ना, तो हमको वो कम से कम नहीं तो लगता 12 से 13 घंटे। तो आप समझ सकते हो इंडिया के अंदर ही 13-14 घंटे लगते हैं। और आज के ज़माने में ट्रांसपोर्ट इतना ईजी हो गया है, प्लेन आ गई है, और हम शिप से भी यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, शिप से भी। तो इस कारण से बच्चों हमको एक से दूसरी कंट्री या एक से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाने में सिर्फ 6 से 7 आवर्स ही लगते हैं। तो मतलब ट्रांसपोर्ट क्या हुआ है, ईजी तो हुआ है, सीधी सी बात है। यहाँ पे बस वही के बारे में लिखा है कि हम कंट्री टू कंट्री मूव कर सकते हैं, हम इंडिया से यूरोप जा सकते हैं सिर्फ 6 to 8 आवर्स में। और यहाँ पे एरोप्लेन्स का भी नाम है। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक इग्लू की फ़ोटो बनी है। इग्लू आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। इसमें पूछ भी रहा है व्हाट आर दे कॉल्ड, इनको कहते हैं हम इग्लू। इग्लू क्या होता है, ऐसी ठंडी जगहों में जहाँ पे बर्फ़ होती है ना, वहाँ पे बर्फ़ का ही घर बना होता है और उसके अंदर लोग रहते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए हमने अभी ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। अब ट्रांसपोर्ट बच्चों, तो अब हम ट्रांसपोर्ट यानी कि किसी जानवर को होगा या फिर खुद भी जाएंगे तो किसी न किसी एक रास्ते से चल के तो जाएंगे ही। तो यहाँ पे अब रोडवेज आ जाएगा, रोड का यहाँ पे आ जाएगा। कई बार आपने लोगों को बहस में करते सुना होगा कि हमारे देश की रोड्स कितनी ख़राब है, हमको कितनी तकलीफ़ होती है। तो तकलीफ़ होती क्यों बच्चों? क्योंकि वो जाते हैं ना, वो किसी एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक रोड के ज़रिए ही जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको गांव में कहते हैं बच्चों कच्ची रोड यानी कि पगडंडी। चलिए आगे पढ़ते हैं तो अपन को पूरा चैप्टर समझ में आएगा। देखिए देखिए ये आप लाइन को ना बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। देखिए बच्चों अभी ट्रांसपोर्ट की बात चल रही थी ना, तो इसमें 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए सबसे पहला, फॉर एग्जांपल आपको या आपके किसी पेरेंट्स को कार से कहीं कुछ लेके जाना है, तो वो किससे जाएगा बच्चों? वो किससे जाएगा? रोड से जाएगा, तो उसको हम कहते हैं रोडवेज, ठीक है। अब आपको एक से दूसरे शहर जाना है जिसका भाड़ा भी कम हो, तो आप रेलवे का प्रयोग करोगे यानी कि ट्रेन में बैठ के जाओगे। आपने सबने सफ़र किया होगा। उसके बाद बच्चों अगर आपको एक से दूसरे देश जाना है और आपका बजट उतना ज़्यादा नहीं है, तो आप वाटरवेज से जा सकते हो। अब आप बोलोगे यहाँ बजट का कैसे काम आया? बजट का नाम इसलिए आया बच्चों क्योंकि जो वाटरवेज होता है, मतलब शिप्स होती है ना, वो एरोप्लेन से काफ़ी सस्ती होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं आगे पढ़ने के लिए मिल सकता है। ये जो वाटरवेज होते हैं, मतलब पानी का एरिया रहता है, समुद्र से हम जो जाते हैं, वो एरोप्लेन से काफ़ी सस्ता रहता है और दूसरी कंट्री हम पहुँच भी सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, रोड से जाने को रोडवेज, रेल से जाने को रेलवेज, वाटर से जाने को वाटरवेज, एयर से जाने को एयरवेज, बस वही लिखा हुआ है नॉर्मल। आइए अब हम बढ़ते हैं रोडवेज। रोडवेज यानी कि रोड, ये ऐसे समझ सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ रोडवेज ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। बच्चों देखिए छोटे से छोटे डिस्टेंस पे जाने के लिए हम रोड का उपयोग करेंगे। अगर हमको फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो अब हम एरोप्लेन में तो 10 किलोमीटर के लिए जाएंगे नहीं, या फिर रेलवे में तो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो हम क्या है, छोटे डिस्टेंस के लिए रोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें मेन चीज़ जो है मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। रोड 2 तरह की होती है, एक होती है मेटल्ड और एक होती है अनमेटल्ड। देखिए सीधे समझ सकते हैं, मेटल रोड को हम कहते हैं पक्की रोड और अनमेटल को कहते हैं कच्ची रोड। यहाँ पक्का और कच्चा लिखा है, बट पक्का नहीं पक्की होगा। देखिए मेटल रोड ये बनी हुई है सामने, और अनमेटल रोड ये बनी हुई है। समझ लीजिए जो कंक्रीट का उपयोग करके सीमेंट द्वारा बहुत अच्छी आपको साफ़ सुथरी जो रोड मिले, या फिर आपकी मेन रोड जो होगी ना, अगर आप किसी शहर में रहते हो तो वो मेटल रोड होगी। मेटल रोड यानी कि पक्की रोड। और अनमेटल रोड का मतलब होता है कच्ची रोड, यानी कि जो मिट्टी की बनी होती है, इसको हम हिंदी में कहते हैं पगडंडी, ठीक है। अभी इसको पढ़ें। देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया। यहाँ पे बहुत सारे राष्ट्रीय और राजकीय हाईवे हैं। द लेटेस्ट डेवलपमेंट। और बच्चों अब ना नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के अलावा इंडियन गवर्नमेंट क्या बना रही है, एक्सप्रेस वे बना रही है। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस एक्सप्रेस वे बना है जिसको हम कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बच्चों आप अगर मैथ पढ़ते होगे तो क्वाड्रिलेटरल तो आपको पता ही होगा, जिसके 4 हिस्से होते हैं, उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो रोडवे है ना, ये 4 शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं होते ना, इसको आप याद कर सकते हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, दिल्ली, मुंबई, तो आप इसको पहले इसके लेटर्स करके याद कर सकते हो। ये DMKC मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ठीक है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये जो अपन ने मेन पढ़ लिया है, मेटल एंड मेटल रोड। अब देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा था ना रोडवेज, फिर रेलवेज, इस तरह करके हमको रोडवेज पढ़ने के लिए मिला। अब हम रेलवे पढ़ रहे हैं, उसके बाद वाटरवेज, उसके बाद एयरवेज। देखिए रेलवे क्या होता है, रेलवे कैरी हैवी गुड्स, मतलब रेलवे काफ़ी भारी भरकम सामान को यहाँ से वहाँ ले जाती है। पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब आपको एक शहर से दूसरे शहर का फासला तय करना है और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि शायद आप एरोप्लेन का खर्चा उठा सके, तो आप रेलवे का उपयोग करते हो। क्यों? देखिए मैंने फिर से पैसे और बजट की बात करी, ठीक है। मैं बस बजट की बात नहीं कर रहा, ऐसा बुक में भी लिखा है कि ये काफ़ी चीपली होता है, ठीक है। क्विकली एंड चीपली, यानी कि जल्दी भी पहुँचाता है और चीपली यानी कि सस्ता भी होता है। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प इन स्पीडी
डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। बच्चों देखिए, पहले क्या होता था कि ऐसा इंजन चलता था, आपने कई पिक्चरों में देखा होगा कि वो कोयला डालते जाते थे और वो कोयला जल करके इंजन में ताकत प्रोड्यूस करता था, एनर्जी प्रोड्यूस करता था, जिससे पूरी पूरी ट्रेन चलती थी। लेकिन बच्चों अब देखा जाए ना तो स्टीम इंजन बंद हो गया है। अब जो इंजन आता है, अब वो इंजन आता है डीजल से चलने वाला इलेक्ट्रिक इंजन। ठीक है, अब जो गाड़ियाँ होती है, रेल गाड़ियाँ होती हैं, वो चलती है इलेक्ट्रिक इंजन से। वो किससे चलती है बच्चों? डीजल से। ठीक है, डीजल पेट्रोल ही जैसी कोई चीज़ होती है जो कारों में भी ज़्यादातर डलती है। हैवी लार्जली रिप्लेस इन द स्टीम इंजन इन प्लेस सुपर फास्ट ट्रेन्स। और बच्चों जो स्टीम इंजन होता था जिसमें कोयला डाल डाल के उसको चलाना पड़ता था ना, वो काफ़ी एक टाइम टेकन प्रोसेस होता था, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मैन पावर भी लगती थी। लेकिन जब से इलेक्ट्रिक इंजन आया ना, तब से ये बहुत ही ट्रेन फास्ट हो गई है। आगे देखते हैं। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरिया, एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल। देखिए बच्चों, जो प्लेन एरिया होता है ना, ऐसा टाइप का यहाँ बना है। अब जैसे पहाड़ है, कोई ट्रेन पहाड़ तो चढ़ नहीं सकती बच्चों, सिर्फ क्या चलेगी, ट्रैवल करेगी सिर्फ प्लेन एरिया में। तो जो प्लेन एरिया होता है उसके लिए सबसे अच्छी, फास्टर जर्नी के लिए अपना ट्रेन अच्छी होती है। आगे देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जो कि मतलब एग्जाम में तो उतना नहीं, बट आपकी जानकारी के लिए, जो इंडियन रेलवे है ना बच्चों, वो एशिया का, पूरे के पूरे एशिया कंटिनेंट का, एशिया कंटिनेंट आप समझते होंगे जैसे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है, वैसे अपना एशिया कंटिनेंट है जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ऐसे ऐसे कंट्रीज आते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा जो रेल नेटवर्क है ना, वो इंडिया का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ बच्चों देखिए, द ट्रेन साइबेरियन रेलवे इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन। देखिए, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी तो मैंने कहा है कि रेलवे, इंडियन रेलवे जो है वो अपने एशिया का सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है लॉन्गेस्ट। बच्चों लॉन्गेस्ट यानी कि लंबा, सबसे लंबा, एशिया का जो सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है ना, वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। बट अगर आपसे पूछता है कि रेलवे मतलब एशिया का सबसे बड़ा रेलवे कौन सा है, रेलवे नेटवर्क कौन सा है सबसे बड़ा, तो वो होगा इंडियन रेलवे। लेकिन लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा होगा साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन। आगे बढ़ते हैं। वाटरवेज। बच्चों वाटरवेज का मतलब होता है जो हम एक शिप से पानी के द्वारा एक से देश या फिर एक से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र करते हैं सामान को, यहाँ से वहाँ। अब हम देखिए पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वेयर यूज टू ट्रांसपोर्टेशन। आपने तो बहुत बार पढ़ा होगा कि बहुत पहले समय से आज तक वाटर को, पानी को नावों के द्वारा बहुत पहले से यहाँ से वहाँ जाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इससे लोग भी जाते हैं और अपना बड़े से बड़ा गुड्स यानी कि बड़े से बड़ा सामान भी एक से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। और बच्चों ये ना मेनली 2 टाइप के होते हैं, अब इसको आपको पढ़ना ज़रूरी है, ये पूरे को देखिए। दे आर मेनली 2 टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रोड्स। बच्चों देखिए, इनलैंड वाटरवेज और सी लैंड का मतलब क्या होता है। देखिए, इनलैंड का मतलब ये होता है बच्चों कि फॉर एग्जांपल मैंने केरला, ये है अपना मैप होता है यहाँ पे, ये केरला है और यहाँ पे गुजरात है। ठीक है, अब केरला से अगर मुझे गुजरात कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, मतलब अपने इंडिया के अंदर ही है, ये देश तो इंडिया ही रहेगा, देश तो बदल नहीं जाएगा, तो इंडिया रहेगा। यहाँ से मुझे चावल की चीज़ या फिर कॉफ़ी फॉर एग्जांपल गुजरात करनी है, तो बच्चों ये शिप के ज़रिए जाएगा और पानी के ज़रिए जाएगा। आप कभी गूगल में सर्च करना इंडियन मैप, तो केरला और गुजरात दोनों ही तट पर पड़ते हैं, मतलब दोनों ही समुद्र के किनारे पड़ते हैं। तो बच्चों देखिए, एक ही देश के अंदर जब हम अपने ही देश के अंदर सी रूट से यानी कि पानी के रास्ते से जब अपने ही देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, अब एक चीज़ का दूसरी चीज़ में एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं इनलैंड यानी कि देश के अंदर ही। लेकिन जो सी रूट्स होते हैं बच्चों, जो सी रूट्स होते हैं वो एक से दूसरे देश में सामान पहुंचाने के लिए काम में आते हैं। मतलब अगर इंडिया से अमेरिका हमको कोई सामान पहुंचाना है तो वो सी रूट कहलाएगा, लेकिन अगर केरला से गुजरात या फिर मुंबई से गुजरात कोई सामान पहुंचाना है तो वो क्या कहलाएगा, इनलैंड वाटरवेज। आगे बढ़ते हैं। नविगेबल रिवर एंड लेक आर यूज टू इनलैंड वाटरवेज। देखिए, रिवर्स जो होती हैं हमारे देश की, जो नदियां हैं और झील हैं, ये सारी क्या होती हैं, इनलेक वाटरवेज के अंदर आती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल गंगा नदी इलाहाबाद में है और इलाहाबाद से निकल करके फॉर एग्जांपल
मैं आपको ऐसा तो बता नहीं रहा कि वहीं से निकले। फॉर एग्जांपल वो पहुंचती है बिहार की तरफ, तो अगर हम इलाहाबाद से एक शिप में सामान को बिहार भेजेंगे गंगा नदी के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा? इनलैंड वाटरवेज। इसी में बच्चों गंगा ब्रह्मपुत्र यूज़ किया जाता है। और नॉर्थ अमेरिका में जब आते हैं तो नाइल नदी जो है वो भी अफ्रीका के उसमें आती है, नाइल नदी से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। सी रूट ऑफ ओशनिक रूट आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मशीन। बच्चों ये सी रूट के बारे में है। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि एक ही देश के अंदर जब ट्रांसपोर्टेशन करना होता है तो इनलैंड करते हैं, और अगर दूसरे देश में जाना होता है तो क्या करते हैं? सी रूट्स करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ देशों के भी नाम लिखे हैं। देखिए एशिया में जैसे कि है सिंगापुर और मुंबई, ठीक है, एशिया में। इसी तरह करके बच्चों काफ़ी सारे देशों के यहाँ पे नाम लिखे हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ सिंगापुर एंड मुंबई के बारे में जानना कि मुंबई से सिंगापुर कैसे होता है, ट्रेड होता है, सिंगापुर से मुंबई में ट्रेड होता है। ये एशिया के अंदर ही है लेकिन नदियों के द्वारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बच्चों हमने पढ़ लिया, हमने रोडवेज पढ़ा, रेलवेज पढ़ा, वाटरवेज पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एयरवेज। देखिए एयरवेज इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी। बच्चों जब 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई थी, मतलब जो ये 21वीं सदी से पहले की सदी थी, उस समय पे एयरवेज यानी कि हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, इन सब का आविष्कार हुआ। और ये बच्चों अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए या फिर ट्रैवलिंग की बात की जाए तो एयरवेज जो है सबसे फास्टेस्ट तरीका है कहीं पे भी जाने का। अगर आपको फॉर एग्जांपल इंडिया से लेकर के लंदन तक जाना है ना, तो अगर आप पानी के द्वारा जाएंगे, सी वेज से जाएंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप किसी एरोप्लेन के द्वारा जाएंगे ना तो आपको ईजी पड़ेगा और जल्दी पड़ेगा। तो बच्चों इसी तरह हम जानते हैं एयरवेज क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट और बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है। लेकिन बच्चों जैसे कि मैंने 2-3 बार कहा था, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसको अपनाओगे, तो उसी तरह यहाँ पे भी आता है, ये मोस्ट एक्सपेंसिव होता है। ये जो चारों की बात हुई ना, रोडवेज, वाटरवेज, सारा कुछ में सबसे महंगा अगर कुछ होता है तो वो होता है एयरवेज। यानी कि आप अगर एरोप्लेन से सफ़र करते हो या फिर किसी हेलीकॉप्टर को हायर करते हो सफ़र करने के लिए, तो वो आपको सबसे ज़्यादा महंगा पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसी के साथ साथ ये सबसे तेज़ भी है। ठीक है, ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल एयर ट्रैफिक इज एडवर्टाइजली इफेक्ट ऑफ बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म। देखिए बच्चों कह रहा है कि इसमें हाई फ्यूल्स यानी कि फ्यूल्स का ज़्यादा कॉस्ट लगता है, इस कारण से आपकी सबकी ट्रैवल की टिकट भी महंगी होती हैं, इसीलिए इसका क्या होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। इट इज़ ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया। और बच्चों ये ऐसी जगह पे किया जाता है एयरवेज का प्रयोग। मान लीजिए जो देश फॉर एग्जांपल समुद्र से जुड़े हुए नहीं हैं, अब हर देश के बॉर्डर में समुद्र तो पड़ेगा नहीं, और हो सकता है वहाँ पे बहुत अच्छा अपना रोडवेज भी नहीं हो, तो वहाँ पे एयरवेज का प्रयोग किया जाता है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आप देखोगे कि हर एक देश के कोने में तो समुद्र पाया नहीं जाएगा, तो कहीं कहीं पे जब पोर्ट्स नहीं होंगे, समुद्र नहीं होंगे, तो उनको वाटरवेज से कैसे पहुँचाया जा सकता है, और अपने देश से दूसरे देश तक रोड भी नहीं होगी, तो कैसे पहुँचाएंगे? एयरवेज के द्वारा ही पहुँचाएंगे। ठीक है, और एयरवेज जो होता है ना बच्चों, एक्सट्रीमली क्या होता है, यूज़फुल होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स, दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। देखिए दिल्ली मुंबई तो इंडिया में है, न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में है, लंदन, पेरिस ये सारा है कहाँ, यूरोप में। आइए अब हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन। बच्चों कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, मतलब अपने मैसेज को कन्वे करने को, अपने मैसेज को भेजना, यानी कि कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। बच्चों देखिए आपने व्हाट्सएप में अपने फ्रेंड को एक मैसेज सेंड किया, हाय, ठीक है, क्या मैसेज सेंड किया, हाय, मतलब आपने अपना मैसेज को कन्वे किया अपने फ्रेंड तक, है ना, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। मतलब आपके और आपके दोस्त के बीच में एक कम्युनिकेशन हुई। With the development of technology, human have devised new and fast mode of communication। देखिए बेसिक आपको इसका पूरा मतलब बता देता हूँ, समझिए। फॉर एग्जाम्पल पहले के ज़माने में हम कैसे करते थे, हम चिट्ठी लिखते थे, एक लेटर लिखते थे, ठीक है, एक लेटर लिखते थे और उसको पोस्ट ऑफिस में डालते थे। फिर क्या होता था, पोस्टमैन उस पोस्ट ऑफिस से कार्ड्स को उठा करके दूसरे शहर पे ले जाके आपका कार्ड किसी दूसरे इंसान को देता था, फिर वो उसको पढ़ करके फिर लिख करके फिर आपको जवाब उसी द्वारा देता था। तो ये बच्चों कितनी टाइम टेकिंग प्रोसेस थी, और मतलब कितना पेशेंस होता था कि एक मैसेज को कन्वे करने में आपको कम से कम 10 से 15 दिन या फिर 1 महीना भी लग जाता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोगों ने क्या किया,
लोगों ने फैक्स बना लिया। आजकल फिर फैक्स बनाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल जो आप यूज़ करते होगे जीमेल के नाम से, वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है। उसके बाद बच्चों जैसे जैसे वो हुआ प्रिंट मीडिया आई, मतलब प्रिंट मीडिया फॉर एग्जांपल मेल से पहले ही आ गई थी। प्रिंट मीडिया मतलब पेपर, जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे ना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंट मीडिया। और उसके बाद बच्चों आज हम देख रहे हैं फ़ोन कॉल चलने लगी प्लस व्हाट्सएप और काफ़ी मैसेजिंग ऐप जिसमें आप 1 मिनट के अंदर ही मैसेज किसी को भेज सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन यूज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। और बच्चों देखिए जो कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन न्यूज़ को प्रोवाइड करने यानी कि किसी को इन्फॉर्मेशन देने के भी काम में आती है। टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन थ्रू आउट न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न। बच्चों ये सब किसके अंतर्गत आता है? मास मीडिया के अंतर्गत। मास मीडिया हम पढ़ेंगे मतलब एक ही वक्त में काफ़ी सारे लोगों को अपना मैसेज पहुँचाने को हम कहते हैं मास मीडिया। आगे पढ़ते हैं, दैट दे आर फोर कॉल्ड मास मीडिया। देखिए बच्चों ये लाइन आप अंडरलाइन करिएगा। थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया। देखिए मास मीडिया हम उसको कहते हैं, मास मीडिया के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, लार्ज ऑडियंस के पास, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो को ज़्यादा लोग देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है इस वीडियो को एक इंसान देखे, हो सकता है इसको 1000 देखे, 1,00,000 देखे या 1 करोड़ देखे। तो बच्चों इस वीडियो के ज़रिए अगर मैं बहुत सारे लोगों से, लाख, हज़ार या फिर करोड़ों लोगों से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, अपनी बातें कह सकता हूँ, अगर आप मेरी बातें सुन सकते हो, तो ये किसका हिस्सा हुआ? मास मीडिया का हिस्सा हुआ या नहीं हुआ? इसी तरह बच्चों जो न्यूज़ चैनल होता है, न्यूज़ चैनल की आप न्यूज़ चैनल की न्यूज़ देखते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन देता है ना कि आज मुंबई में ऐसा माहौल है, दिल्ली में ऐसा माहौल है। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है? मास मीडिया के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद बच्चों सैटेलाइट इवन फास्टर। सैटेलाइट हैव हेल्प इन ऑयल एक्सप्लोरेशन। मतलब बच्चों देखिए सैटेलाइट आने से हमको ये पता चल गया कि ज़मीन के किस कोने में ऑयल पाया जाता है, ठीक है। क्यों, कैसे पता चला? सैटेलाइट स्कैन करती है कि किस ज़मीन के अंदर वाटर है, मिनरल है, कहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलता है, ठीक है। बाकी सब बेसिक है। उसके बाद बच्चों इंटरनेट आया, वायरलेस टेलीफोन। मतलब पहले के ज़माने में ऐसे टेलीफोन होते थे जो वायर से कनेक्ट होते थे, लेकिन आज जो हमारे हाथ में स्मार्टफोन है उसको किसी भी वायर से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे ही चलता है। देखिए ईमेल, जो मैंने कहा था ईमेल आ गया। इंटरनेट आने से बच्चों हमारी मैसेजिंग और लोगों से कम्युनिकेट करना बहुत ही आसान हो गया है, ठीक है। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड विद वर्ल्ड वाइड। देखिए आज के ज़माने में बच्चों, आप पहले के ज़माने में आप ये सोच नहीं सकते थे कि मैं एक देश से दूसरे देश तक कोई खत भिजवा दूँ। अगर आप कुछ भिजवाते वहाँ से आंसर आने में आपको 6 महीने से ज़्यादा का वक्त लग जाता। लेकिन आज का वक्त बच्चों ऐसा है कि इंटरनेट में आप 1 सेकंड के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान को मैसेज कर सकते हो। तो इंटरनेट के आने से हमको ये भी मदद हुई। यहाँ पे मेन क्या है? इंटरनेट है, सैटेलाइट है और कम्युनिकेशन के बारे में बहुत सी बातें हैं। आगे चलते हैं। ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ पीपल, सर्विस एंड इंस्टॉलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड वी आर लार्ज। बच्चों देखिए ये एक बताया गया है एक मैप के द्वारा, एक मैप में हमको बताया गया है देश के कैसे कैसे कोनों में इंटरनेट सर्विस अवेलेबल होती है। मतलब ये जो आप लाल रेखाएं देख रहे हैं ना, मतलब आप इतना ईजी और इतना फास्ट इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपने यहाँ पे एक मैसेज डायल किया और आप यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर एक ही क्षण में, एक ही पल में आप उस मैसेज को भेज सकते हैं। यह है इंटरनेट की पावर। बच्चों आज का चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज क्लास। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। हमारी सारी एनसीईआरटी सीरीज़ हम ऐसे करके ख़त्म करते जाएंगे। क्लास 7 जियोग्राफी हमारी हो गई है, मतलब कुछ चैप्टर बचे, 1-2 चैप्टर, और जो इसके आगे की लिंक है ना वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।